हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो हम लोग इस चैप्टर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को आखिरकार हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि जिनमें लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं उन मनोवैज्ञानिक गुणों को समझ सकेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे अंदर ये समझ आ जाएगी कि किस प्रकार से जो लोग होते हैं वो अपने मनोवैज्ञानिक गुणों के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब पीपल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, वो कैसे होते हैं, इन चीजों को आप समझ पाएंगे। सेकेंड जो आपका पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन का मतलब होता है जिस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में आप कॉपी लिखते हो और लिखने के बाद आपके कॉपियों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है। तो हम लोग ये पर समझ पाएंगे कि किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, वो कौन कौन सी विधियां होती है जिसके तहत मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन यानी कि मापन किया जाता है। क्लियर? तो ये दो टर्म्स हम समझ पाएंगे। तीसरा है कि यह भी हम लोग व्याख्या कर लेंगे कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार क्या होता है, मतलब इंटेलिजेंस बिहेवियर जो होते हैं वो क्या होते हैं। और बात कर ले हम लोग तो मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो किस प्रकार से लोगों की प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करते हैं, किस प्रकार से जो व्यक्ति मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त होते हैं उनके गुणों का पहचान करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे मेरे भाई। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप चैप्टर को पढ़िएगा। और हाँ, मैं बता दूं आपके इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में ना दोस्त भर भर के प्रश्न आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि इस चैप्टर को इग्नोर करना है। आप ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, सब्जेक्टिव की बात कर ले, इस चैप्टर से प्रश्न भर भर के पूछे जाते ही जाते हैं। आप ये भी समझ पाएंगे कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में किस प्रकार की बुद्धि का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। मतलब डिफरेंट कल्चर में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे बुद्धि का जो अर्थ होता है वो भी बदल जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तथा बुद्धि तथा अभिक्षमता में विभेद को समझ पड़ेंगे, मतलब एप्टीट्यूड क्या होता है और आपका इंटेलिजेंस क्या होता है, इन दोनों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बात कर लूं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। वो तो था कि आप क्या क्या, मतलब इसको पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी चीजों के बारे में जान पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के मुख्य जो आपके बिंदु हैं, मुख्य जो पॉइंट है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा पढ़ना है इसमें कि मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि में व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है, किस प्रकार से एक हम जो व्यक्ति हैं एक दूसरे से क्या भिन्न है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक तथा बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृति तथा बुद्धि के बारे में। सान्वेगिक बुद्धि क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताएं क्या होती है, विशिष्ट योग्यताएं क्या है, अभिक्षमता को स्वरूपन और इसके मापन के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्षमता क्या होता है, इसके क्या स्वरूप है, इसका मापन कैसे किया जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है आपका, बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्त, मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, सबसे पहला यहाँ पे आप वर्ड को समझिए। देखिए, प्रकार मतलब क्या होता है, फंक्शन नहीं करते हैं, किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। तो मानव का जो फंक्शन होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को लेकर, वो कैसे होता है। व्यक्तिगत भिन्नता, भिन्नता मतलब समझते हैं एक दूसरे से अलग, मतलब पीपल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो व्यक्ति जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए ना, अगर मान लीजिए कि हमारी पूरी सृष्टि या आप जिस वातावरण में रहते हैं, जहां पे आप रहते हैं, वहां की जितनी भी वस्तुएं हैं, या तो सारी वस्तुएं एक ही कलर की हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे पेड़ पौधे आप हरे देख रहे हैं, तो पेड़ पौधे हरे हैं और मान लीजिए जितनी भी आसपास की वस्तुएं वो सब आपको हरे रंग का ही देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए जी, कोई आकर्षक आपको लगेगा? नहीं ना। जब तक क्या होता है, भिन्नता नहीं होता है, तब तक हमें किसी चीज का आकर्षण का महसूस नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सब एक ही तरह की दिखने लगेगी, तो बताइए कोई कहेगा कि हाँ मेरी वाली बेस्ट या मेरी वाली बेस्ट, मतलब किसी के प्रति कोई आकर्षित होगा नहीं, क्योंकि सब तो एक जैसा है ना। तो फिर क्या ही आकर्षण रह जाएगा। तो कहने
कहने का मतलब हो गया कि जितने भी हम लोग लोगों की भी बात करें तो व्यक्ति भी इसी प्रकार से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और उनके जो फंक्शन भी होते हैं मानव के वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो आखिरकार ये मानव जो है, बोलिएगा आप कि सर बताइए मानव जो है इनके प्रकारों की भिन्नताएं क्यों होती है, आखिरकार ये व्यक्तिगत भिन्नता क्यों होती है, कहां से आती है ये व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाले जो विशिष्ट आपकी विचलनशीलता होती है। कहने का मतलब हो गया, ये हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी में मेरे दोस्त व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब हो गया कि जो भी व्यक्ति का जो उनका व्यक्तियों का व्यवहार है, उनकी जो विशेषता है, उसके ऊपर इसमें क्या कहता है, जोर दिया जाता है। किसमें? मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होगा, लोगों की विशेषताओं का, लोगों के व्यवहारों के बारे में, उसको यहां पर व्यक्तिगत भिन्नता बतलाया गया है, ठीक है। ऐसे हम लोगों के अंदर में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन जनरली हम लोग अगर मनोविज्ञान की बात करें, जब हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें हमारी विशेषताओं के बारे में, हमारे क्या कुछ व्यवहार है, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए कहा जाता है, कुछ मनोवैज्ञानिक जो है वो कहते हैं, उनका विश्वास है, क्या विश्वास है कि लोगों में जो भिन्नताएं होती है वो व्यक्तिगत विशेषकों के कारण भी होता है और एक स्थितिवाद के कारण भी होता है। दो कारकों को यहाँ पे बताया गया है। एक क्या, एक व्यक्तिगत विशेषकों के बारे में, मतलब क्या होता है, खुद लोगों में क्या होता है, बहुत सारे खुद के व्यक्तिगत विशेषक, कहने का मतलब है कि अपना सेल्फ पर्सनालिटी के कारण भी उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। और दूसरे मनोवैज्ञानिक का विचार है कि हमारे व्यवहार स्थिति परक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं। देखिए स्थितिवाद, इसी को स्थितिवाद कहा गया, सिचुएशनिज्म कहा गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। कहने का मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि देखिए व्यक्तिगत भिन्नता हमें देखने के लिए मिलता है, एक तो आपका इंडिविजुअल मतलब सेल्फ पर्सनालिटी, मतलब खुद व्यक्ति के विशेषकों के कारण देखने के लिए हमें मिलता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत यह है कि व्यक्तिगत भिन्नता हमें स्थितिवाद के कारण भी देखने के लिए मिलता है। अब स्थितिवाद क्या होता है सर, स्थिति के अनुसार। स्थिति के अनुसार जैसे मान लीजिए कि हम लोग दोस्त यार में रहते हैं तो खूब गाली गलौज करते हैं, है कि नहीं। एग्जाम्पल की बात, ऐसे गाली देना क्या है, गलत बात है। मतलब जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए समझिए, आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में हैं तो आप कभी कभार एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, बट अगर आप अपने माता पिता के सामने जाते हैं तो आपके मुंह से गाली निकलता है जी। आप अपने गुरु के सामने जाते हैं तो मुंह से गाली निकलता है नहीं ना, स्थिति के अनुसार। अगर आपसे कोई श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग आ जाते हैं तो आप, कोई छोटा बच्चा अगर आपको मार दे तो आप क्या करते हैं, आप उसके प्रति डांटते भी डपटे, लेकिन कोई बड़ा आपको अगर मारे तो क्या आप उसको डपटते नहीं। स्थिति के अनुसार क्या होता है, उनमें भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। तो वही बात कहता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो सामान्यतः आक्रामक प्रवृत्ति का है, अपने सर्वोच्च अधिकारी की उपस्थिति में बहुत विनम्र व्यवहार करता है। मतलब जब उससे ऊंचे वाले अधिकारी उसके पास मौजूद रहेंगे तो उसका जो व्यवहार होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही विनम्र हो जाएगा। तो यही दो बताएंगे कि आखिरकार सर, आपका सवाल था कि बताइए सर, बताइए भैया, आखिरकार लोगों में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों देखने के लिए मिलती है। तो देखिए बाबू लोग, याद रखिएगा मेरे दोस्त, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता कैसे मिलेगी। एक आपका यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है, मनोविज्ञान में हम लोग बताएं, अगर हम लोग उनकी विशेषताओं तथा व्यवहारों पर ध्यान दें तो हमारे अंदर ये कंसेप्ट आता है कि व्यक्तिगत विशेषकों के कारण भी होता है और स्थितिवाद के कारण भी होता है। स्थितिवाद का टर्म्स आपने समझ लिया कि स्थितिवाद क्या होता है। सर स्थितिवाद का मतलब होता है कि स्थिति के अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने अगर उससे कोई बड़ा अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी उपस्थित है तो उसकी स्थिति में बदलाव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जस्ट एन एग्जांपल छोटा सा मैंने दिया कि जब आप अपने दोस्त मित्र भाई बंधु के साथ रहते हैं तो आप किसी तरह की बातें खुलकर कर लेते हैं, अपने प्यार मोहब्बत का इजहार की बातें, बहुत सारी बातों को आप एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं। जब आप अपने से सर्वोच्च अधिकारी के पास जाते हैं, जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ आवर मदर्स एंड फादर्स, कह सकते हैं पेरेंट्स, तो उनके समक्ष हमारी बातें क्या होती है, नहीं निकल पाती है, नहीं बोल पाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि स्थितिवाद के कारण भी लोगों में भिन्नताएं देखने के लिए हमें क्या होता है, तो मिलता है। ये कंसेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएं तो देखिए
अब हमारा जो पहला जो है ना, जो पहला जो स्टेप होता है मनोबुद्धि को मापने का, मनोवैज्ञानिक गुणों का मापने का, तो मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन जो होता है तो उसका मूल्यांकन करते हैं। अगर एग्जाम में आपने कॉपी लिखा और टीचर आपकी कॉपी को जांच ही ना करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा जी कि हाँ कौन सा मेरा विद्यार्थी तेज है, किसको कितने मार्क्स देने चाहिए। इसके लिए मूल्यांकन क्या होता है, जरूरी होता है। तो देखिए यहां पर भी कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन जो है ना ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप है मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने का। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मापने का पहला स्टेप क्या है, तो मूल्यांकन है। क्लियर। तो मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है, मैंने देखिए नोट्स को इस तरह से तैयार किया है कि आपके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके पूरे चैप्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे विद कंसेप्ट। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। और हाँ ये है साइकोलॉजी, तो बहुत सारे वर्ड को आप अंग्रेजी में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्ड यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाता है और हिंदी वाले वर्ड थोड़े से आपके लिए टफ आ जाते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दोनों तरह से पूछता है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग करके आप आराम से प्रश्नों को समझकर उसका आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल समझिएगा ध्यानपूर्वक। बात कर ले हम लोग मूल्यांकन शब्द का क्या मतलब होता है, तो मूल्यांकन का मतलब ही होता है मापना, मूल्यांकन का मतलब होता है जांचना, है ना। तो उसी को तो हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी में क्या होगा, मनोविज्ञान, तो मतलब लोगों के गुणों के बारे में, मनो के गुणों के बारे में। और जनरली गुण हमारा चैप्टर ही है, गुणों में विभिन्नताएं हैं, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, तो लोगों के गुणों का मापन करेंगे। देखिए मूल्यांकन का मतलब आपके चैप्टर में क्या समझाया गया है, आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग यही होगा। मूल्यांकन करने का मतलब होता है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करना। कहीं पे कोई दिक्कत, अब कोई अगर आपसे पूछे सिंपल सा सवाल कि बताइए मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, साइकोलॉजी में आपसे प्रश्न आएगा, मनोविज्ञान में आपसे प्रश्न आएगा कि मूल्यांकन क्या होता है, तो आप नहीं बोल रहे हैं, बताइएगा कि लोगों के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन ही मूल्यांकन कहलाता है। कितना सिंपल है। तो आपको यही सब भारी लगता है, पढ़िएगा समझिएगा तो सब चीज अच्छा लगेगा। अब देखिए जो मूल्यांकन होता है ना वो दो तरीके से, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जैसे आपने लेटर, याद है आप लेटर लिखते हैं, क्लास 10 से ही आप लेटर लिखते आ रहे हैं, एक फॉर्मल लेटर एक इनफॉर्मल लेटर, है ना। तो फॉर्मल लेटर में कैसे फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है और इनफॉर्मल लेटर में कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होता है कि नहीं। तो यहां पर उसी तरह से एक आपका औपचारिक मूल्यांकन होता है और एक आपका अनौपचारिक मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के कितने तरीके, दो तरीके सर। कौन कौन से सर, तो एक औपचारिक मूल्यांकन सर और एक अनौपचारिक मूल्यांकन सर। सर औपचारिक मूल्यांकन को सर हम लोग फॉर्मल कह सकते हैं सर, फॉर्मल असेसमेंट सर, और एक आपका इनफॉर्मल असेसमेंट सर। तो इसमें केवल क्या होगा सर, फॉर्मेलिटी निभा देंगे सर। जैसे इसमें वस्तुनिष्ठ हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव आपके मानकीकृत और व्यवस्थित रूप में किया जाता है। लेकिन जब आप इनफॉर्मल और अनौपचारिक मूल्यांकन करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए आपका मित्र एक राजू है, ठीक है। अगर आपको राजू के गुणों का मूल्यांकन करना है, राजू में कितना गुण है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर उससे कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपके अकॉर्डिंग जब आप उससे बातें कीजिएगा, चूंकि आपका मित्र है, समझिए बात को समझिए ध्यानपूर्वक, चूंकि आपका मित्र है राजू, तो अगर आपने राजू से बात किया तो आप जब बात करेंगे तो वो हो सकता है कि मे भी आपसे खुलकर बातें करें, मे भी क्या दोस्त है तो बिल्कुल खुलकर बातें करेगा। लेकिन अगर यही राजू का मूल्यांकन कोई बड़े अधिकारी करने आए या कोई डॉक्टर्स करने आए, हो सकता है वो बहुत सारी अपनी पर्सनल बातों को वो उनके समक्ष स्पष्ट ना करे। तो देखिए इसका मतलब अनौपचारिक में यही होता है कि जब व्यक्ति जिसका प्रेक्षण किया जाता है, जब व्यक्ति जिसका मूल्यांकन किया जाता है, अगर वो या मूल्यांकन करने वाला अगर बदल जाए ना तो रिजल्ट भी क्या होता है, परिणाम भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर टीचर अगर आपके कॉपी चेक करेंगे, कोई भी टीचर कॉपी चेक करेगा तो आपको नंबर उतने मिलेंगे क्योंकि आपने लिखा है भाई। लेकिन यहां पर कहा गया कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, तो अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन, तो समझिए अनौपचारिक मूल्यांकन जिन व्यक्तियों का किया जाना है उनके बदल जाने से तथा मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के बदल जाने से परिवर्तित होता रहता है, जिससे प्राप्त परिणाम या मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या होने लगती है। कहने का मतलब हो गया कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर घर में शादी हुआ, शादी होने के बाद दुल्हन आई, और दुल्हन आने के बाद दुल्हन का सास के प्रति जो मतलब रहेगा व्यवहार, वो व्यवहार अपने पति के प्रति थोड़ी रहेगा, दोनों के प्रति क्या होगा, अलग अलग होगा।
तो दोनों के प्रति अलग अलग होगा। तो गांव में अगर सास जाके बुराई करेगी, मान लीजिए कि बहू का या पुतोह का जो आई, दुल्हन नहीं आई, उसका जो व्यवहार है अपने सास के प्रति थोड़ा खराब है मान लीजिए, तो सास न बुराई करेगी, लेकिन उसके पति के प्रति उसका व्यवहार है तो पति बुराई तो करेगा नहीं। यानी कि इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से क्या होता है कि उनके गुणों का पता चलने लगता है। अब सास जो है अपने बहू के बारे में ऐसे गुणों को अडेप्ट कर रही है, पता लगा रही है, उसको पता चल रहा है कि नहीं ये मतलब मान लीजिए खराब बिहेवियर कर रही है तो खराब है, पति के साथ अच्छा बिहेवियर कर रही है तो अच्छा है। कहने का मतलब हुआ कि अनौपचारिक में क्या होता है कि जिसका मूल्यांकन किया जाता है अगर वो बदल जाए या जो मूल्यांकन करने वाला है वो बदल जाए तो रिजल्ट भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आपको ये समझ में आया मेरे दोस्त, मूल्यांकन क्या होता है, औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? तो समझिए ध्यानपूर्वक, मूल्यांकन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन, औपचारिक और अनौपचारिक। समझने की बात है मेरे दोस्त। देखिए अब बात कर ले हम लोग मनोवैज्ञानिक गुणों का वर्णन। मूल्यांकन तो कर लिए, तब मूल्यांकन कर लिए तब वर्णन भी तो करना है ना। तो वर्णन कैसे करेंगे? तो देखिए वर्णन करने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स है उसको समझ लेते हैं क्या कुछ कैसे होते हैं, क्योंकि बार बार अगर मैं बुद्धि बोल रहा हूँ और आपको बुद्धि का मतलब ही नहीं पता है कि आखिरकार बुद्धि होता क्या है। सर मम्मी कह देगी गांव में कि या कोई बच्चा जो होगा कह देगा कि क्या पास तो बुद्धि नहीं है, इसके पास तो बुद्धि नहीं है, ये अच्छा से काम नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है सब लोग। तो बुद्धि, देखिए प्रश्न आखिरकार बुद्धि का जनरल सा डिफिनीशन क्या होता है? तो बुद्धि का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की अपनी परिवेश यानी कि जहां पे वो रहता है उसको समझने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने परिवेश में है उस परिवेश को समझे, जितने भी उसके पास संसाधन उपलब्ध है उसी संसाधनों के अनुसार क्या करे, अपने जीवन का वहन पोषण करे, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रभावी ढंग से उसको उपयोग करना। ऐसा नहीं कि अब शादी में जाना है, घरे एगो कपड़ा नया है ऑलरेडी पहले से बचा हुआ, अब माता पिता के पास मान लीजिए पैसे नहीं हैं और फिर भी आप जिद करने लगे कि नहीं हमको शादी में जाना है तो एक कपड़े मुझे लेने ही होंगे, आपको अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा, रोने लगेंगे, ये सब वगैरह वगैरह। तो वो बुद्धि नहीं हुआ आपके पास। बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि उपलब्ध संसाधनों का, जो आपके पास संसाधन है उसी को प्रभावी ढंग से उपयोग कीजिए, जीवन की चुनौतियों का सामना कीजिए, अपने परिवेश को समझने की कैपेसिटी रखिए। ठीक है, तो बुद्धि का मतलब क्या होता है? अपने परिवेश को समझने की क्षमता, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और अपने आप को जितने भी जीवन में चुनौतियां हैं उससे सामना करने के लिए हमेशा अपने आप को रेडी रखना, तैयार रहना। ये बुद्धि होता है, इंटेलिजेंस ही ये होता है। ऐसे ही लोगों को इंटेलिजेंस नहीं कहा जाता है। इंटेलिजेंस लोगों में क्या होती है? समझने की क्षमता होती है, जज करने की क्षमता होती है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। बुद्धि का जनरल सा डिफिनीशन है। अगर आपसे कोई पूछे बुद्धि का मतलब क्या होता है तो जनरल इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखिए बुद्धि का मतलब होता है कि व्यक्ति का वैसा गुण जिसमें वो अपने परिवेश को समझे, जितने भी उसके पास संसाधन यानी कि रिसोर्सेस हैं उसी के अनुसार प्रभावी ढंग से यूज करके अपने जीवन को बेहतर तरीके से चलाए, या एक आपका यही है कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं उसका बहुत अच्छे तरीके से सामना करना, चुनौतियों का सामना करना, चैलेंजेस का सामना करना। तो जनरल सा डिफिनीशन था। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। समझिएगा, बातों को सुनिएगा तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अभी क्षमता क्या होता है? एप्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड आपको हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे क्योंकि वहां पे उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। अभी आप एप्टीट्यूड समझिए। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है जैसे आपके अंदर जो है ना कौशल यानी स्किल्स को एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है आपके अंदर, क्या कैपेसिटी है आपके अंदर, आप कितने स्किल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो, इसी को कहा जाता है एप्टीट्यूड। देखिए अभी क्षमता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से आपके अंदर ये कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है कि आप स्किल्स यानी कि जो भी कौशल है उसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एप्टीट्यूड कहता है। मतलब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आप क्या कर सकते हैं, कौशलों को अर्जित कर सकते हैं, अंतर्निहित कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो अभी क्षमता आपका क्लियर हो गया, बुद्धि आपका क्लियर हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब देखिए अगला टर्म्स जो आपका आता है अभिरुचि क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है।
सिंपल सा टर्म्स है, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं, बस इसको लैंग्वेज में आपको समझना है। अभिरुचि क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है? जब कोई चीज आपको किसी चीज से ज्यादा अच्छा लगने लगे, इट मीन्स दैट कि यू आर इंटरेस्टेड, है कि नहीं सर? अगर कोई वस्तु अगर आपको किसी वस्तु से ज्यादा आकर्षित करने लगे या आपको वो ज्यादा अच्छा लगने लगे, मान लीजिए कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी से ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है मैथ पढ़ना, तो इट मीन्स दैट कि मैथ आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, यानी कि आपका इंटरेस्ट किसके प्रति है, मैथ के प्रति है। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको खेतों में काम करना, दोनों चीज दिया जा रहा है, बट आपका खेत में काम करने से ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, पढ़ाई करना। इसका मतलब क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, पढ़ाई करने में है। तो वैसा काम जिसमें आपको किसी अन्य काम की अपेक्षा ज्यादा मन लगे, ज्यादा आपको अपनी ओर आकर्षित करे, वो आपके लिए उसका आपके प्रति उसके प्रति आपका इंटरेस्ट है। तो इसी को भाषा में लिखा गया, लैंग्वेज में लिखा गया। देखिए यही एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, तो आप तो यहाँ पे अभिरुचि शब्द, अभिरुचि क्या है, अभिरुचि से क्या समझते हैं, तो आपका एकदम दिमाग हिल जाएगा। मैंने बोला ना कि कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स आप ध्यान में रखिएगा ना, तो बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो समझ जाइए। अभिरुचि का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक रखने की वरीयता से। अब मुझे इस प्रकार का थोड़ा कठिन क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि भैया आपको पता है यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देखेंगे। अगर मैं इसमें एकदम पूरा लो क्वालिटी का आंसर लिखूं तो हो सकता है कि मेरी निंदा भी आप लोग करने लगे, इसीलिए थोड़े से मैंने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया ताकि आप भी अच्छे तरीके से, बट आप कंसेप्ट रखिएगा तो लिख सकते हैं। देखिए अभिरुचि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं, अभिरुचि का क्या मतलब होता है इन साइकोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे, आप यही ना कहेंगे कि सर अभिरुचि का मतलब हो गया जब व्यक्ति को किसी काम के प्रति या किसी भी चीज के प्रति या किसी क्रिया मतलब काम होता है, मतलब एक क्रिया की अपेक्षा दूसरी क्रिया, मतलब एक काम की अपेक्षा दूसरे काम में उसको ज्यादातर क्या होता है, आकर्षित होता है या उधर की ओर ज्यादा वो प्रवाहित होने लगता है। इट मीन्स दैट कि वही उसका क्या है, इंटरेस्ट है, जिसको वो प्राथमिकता देने लगे। आपको पढ़ने के लिए क्या कहा जा रहा है, लेकिन आपको फोन पे बात करने में ज्यादा क्या लग रहा है, बेटर लग रहा है। इट मीन्स दैट मेरे भाई कि आप किसको वरीयता दे रहे हैं, आप फोन पे बात करने को वरीयता दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, बात करने में। कहानी क्लियर है? तो आपका देखिए यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं एकदम दिमाग में फिट करते जाइए। बुद्धि क्लियर हो गया, अभी क्षमता किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया, इंटरेस्ट किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया। आइए अब बात कर ले हम लोग व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के बारे में। तो पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी का मतलब समझ लीजिए, ये भी आप समझते हैं, इसको भी आपको पता है, बस इसको लैंग्वेज में समझना है। मैं छोटे से आपको टर्म समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा जाए, तुलना किया जाए, ठीक है, तुलना किया जाए, भिन्नता आप सबने समझा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बस पर्सनालिटी का मतलब यही होता है कि जिससे आप क्या हो, भिन्न नजर आए, मतलब अलग नजर आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात कर लें, अगर मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है और एक आप हैं, मैं इस तरह का ड्रेस पहने हुई हूँ और पुलिस ऑफिसर जो है अपनी वर्दी में रहेगा, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा ना कि ये दोनों में क्या अंतर है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा कि ही इज अ जनरल मैन, मैं क्या हूं, तो एक ऐसे ही आम ऑर्डिनरी आम इंसान। उधर पता चलेगा कि नहीं क्या है, तो ये पुलिस मैन, है कि नहीं, पुलिसमैन पता चल जाएगा कि वो पुलिसमैन है। इट मीन्स दैट क्या हुआ कि जिससे आप भिन्न हो जाएं। तो देखिए व्यक्तित्व का मतलब होता है व्यक्ति अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है, अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से जिससे व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न नजर आते हैं। क्लियर? तो व्यक्तित्व समझ में आ गया, पर्सनालिटी क्या होते हैं। तो देखिए इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है, ये सब याद रखिए। छोटे छोटे टर्म्स ही तो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अब मूल्य शब्द का क्या अर्थ है, वैल्यू। आप जनरल सा बात सुने होंगे कि तुम मुझे वैल्यू नहीं देते हो, बिल्कुल भैया वही बात है। जो वैल्यू आपसे कही जा रही है ना कि तुम मुझे वैल्यू नहीं देते हो, तुम मेरा मान सम्मान नहीं करते हो, आदर नहीं करते हो, मेरी कीमत नहीं जानते हो, मेरे मूल्यों को नहीं जानते हो, वही तो बतवा है यहाँ पे मूल्य शब्द। तो देखिए मूल्य आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। व्यक्ति मूल्य जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं, मतलब अस्थायी विश्वास। ट्रस्ट
जज करने का, ट्रस्ट। देखिए यही कहा गया मूल्य, मतलब क्या कहता है कि क्या होता है, व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। मूल्य आदर्श व्यवहारों के संबंध में अगर हम लोग व्यवहार की बात करें तो व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। वही विश्वास हो गया तो मूल्य हो गया, वैल्यू हो गया। आप उनकी वैल्यू कर रहे हैं, कद्र कर रहे हैं, यानी कि आप उनके मूल्यों को समझ रहे हैं, यानी उनके प्रति आप उनके जितने भी विश्वास हैं उसके प्रति आप खड़े हैं और उनके विश्वासों पे आप क्या है, अडिग हैं, तो ये समझिएगा। नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे का वैल्यू नहीं है, कद्र नहीं है, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो काम चलेगा जी? नहीं चलेगा। तो उसी को मूल्य कहा गया। मूल्य का मतलब क्या हो गया कि व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास से है। कोई आपका पार्टनर कहीं पे भी रहे, कोई रहे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आपके प्रति उसके प्रति क्या है, आपका विश्वास है, अस्थायी विश्वास बना हुआ है। इट मीन्स दैट कि आप उनके मूल्यों को जान रहे हैं। क्लियर? कहानी समझ में आया? तो ये 6 टर्म्स आपको मैंने समझाया। कौन कौन? आपको मैंने समझाया इंटेलिजेंस क्या होता है, आपको मैंने समझाया एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और वैल्यू। ठीक है, तो इतना टर्म्स आप क्लियर रखेंगे। बात कर लें कि आखिरकार हम लोग मनोवैज्ञानिक गुणों का जो मूल्यांकन करते हैं तो उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां? एग्जाम के लिए बड़ा फेमस सा प्रश्न है, ये प्रश्न ऑलरेडी VVI है, पूछा जा चुका है। और मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको इस चैप्टर को ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे आपको लगेगा कि मैं प्रश्न उत्तर कर रहा हूं और बाकी आप चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट को समझ जाएंगे। आप बुक जाकर पढ़िएगा, मेरे पढ़ाने के बाद आप बुक पढ़िएगा, आप देखिएगा कि जितने भी आपके लाइन था मैंने सारी की सारी बातें मैंने अपने मुंह से बोलकर आपको कवर कर दिया। बिल्कुल पूरा NCERT में पढ़ते जा रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं ना पूरा NCERT पढ़ते जा रहा हूं। बस अपनी भाषा में आप पढ़िएगा तो सब याद आते जाएगा, सर ने ये बातें बताई थी, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आपको जाकर बुक थोड़ा जरूर पढ़ना है। तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की विधियों को लिखना था, तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना, साइकोलॉजिकल टेस्ट करना, साक्षरता आपका हो गया, साक्षात्कार हो गया, इंटरव्यू हो गया, जानते हैं आप लोग। देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के कारण भी होता है, हम लोग सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इंटरव्यू करना मतलब साक्षात्कार करना नहीं, इंटरव्यू मतलब समझते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण मतलब क्या हो गया कि लोगों के जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, चाहे वो औपचारिक रूप से चाहे अनौपचारिक रूप से, आप उनका परीक्षण करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं, उसी को कहा गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण। साक्षात्कार मतलब कहा गया इंटरव्यू। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है जी? ताकि आप जो जिस क्षेत्र में आपको भेजा जा रहा है उस क्षेत्र में आप कार्य का निष्पादन अच्छे से करें। जैसे मुझे याद आ गया, जैसे आपने देखा होगा एक फिल्म था, उसमें प्रेस रावल जी को दिया जाता है जनगणना करने के लिए, ठीक है। तो वो पूछते हैं जाकर पहले कि आपके कितने बेटे हैं, तो बोलती है कि 4। फिर बाद में बोलते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है। इट मीन्स डेट कि उनसे उस कार्य के लिए, जनगणना के लिए वो क्या है, सटीक नहीं है। भैया जब आप पूछ रहे हैं कि आपके कितने बेटे हैं, बोल रही है 4, फिर आप पूछ रहे हैं शादी हो गई है आपकी, तो है ना, तो यानी कि उस लायक नहीं है। तो साक्षात्कार इंटरव्यू इसलिए किया जाता है कि जिस कार्य को आपको दिया जाए उस कार्य का निष्पादन संपादन आप बहुत अच्छे तरीके से करें, उस फील्ड में आप बहुत, अगर उनको जनगणना करने के लिए भेजा गया था, अगर यही उनका इंटरव्यू होता तो ऐसे बेतुकी सवालें नहीं करते, है कि नहीं बात। तो ये बात आती है, साक्षात्कार किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, जब आप किसी का साक्षात्कार कर लेंगे, उसके मनोवैज्ञानिक का परीक्षण कर लेंगे, उसके गुणों का परीक्षण कर लेंगे, तब आप उसके व्यक्ति अध्ययन कर सकते हैं, उसके केस के बारे में अध्ययन कर। जैसे कोई व्यक्ति है अगर मेरे से इंटरव्यू ले लेता है, मेरा जितना भी गुण है उसका परीक्षण कर लेता है, तब वो मेरे केस को स्टडी कर सकता है, मेरे बारे में व्यक्तित्व अध्ययन, मेरे बारे में, एक व्यक्ति के बारे में वो पढ़ाई, मतलब मेरे जितने भी गुण है और गुण है सबके बारे में क्या कर सकता है, केस स्टडी कर सकता है। तो ये आती है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में कौन कौन सा। पहला हो गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना, दूसरा साक्षात्कार करना, तीसरा केस स्टडी। केस स्टडी में ये दोनों हेल्प करता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। बाय द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू द केस स्टडी विल बी द पॉसिबल, ठीक है। और प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, जैसे ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे बच्चा अगर रोने लगे, छोटा बच्चा, तो माँ झट से समझ जाती है कि बउआ का हमर भूख लग गया है ना जी। नहीं, मम्मी समझ जाती है कि बउआ का भूख लग गया है या मैया मेरी भूखी हो गई है, मतलब बच्ची जो है वो भूखी है, माँ समझ जाती है। तो ऑब्जर्व करके ही ना समझ जाती है। कोई आपको कहता है जी चुप्पे चुप्पे, मान लीजिए कि आपके पिताजी आपके पूरा खिलाफ हैं, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं पूरा खिलाफ है, लेकिन आपके दोस्त प्रतिदिन आपको बुलाने आ जाते हैं कि है चलो क्रिकेट खेलने। वो आता है ऐसे बोलता है, ऐसे है, ऐसे इशारा करता है, आप समझ जाते कि वो बुला रहा है खेलने के लिए। ऑब्जर्वेशन आपने किया, मतलब उसके ऑब्जर्व करके आपने समझ लिया कि क्या कहना चाह रहा है। कोई ऐसे इशारा कर दिया, ऊपर नीचे ऐसे कर दिया, आप समझ जाते कि वो मेरे से क्या कहना चाह रहा है, तो उसी को ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा।
आत्म प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्ट। जैसे सेल्फ रिपोर्ट का मतलब होता है, इसके तहत भी आप मनोवैज्ञानिक गुणों को माप सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट जैसे कोई व्यक्ति होता है अपने बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। देखते हैं किसी को डायरी लिखना पसंद है, तो जब वो व्यक्ति डायरी लिखेगा तो वो अपने बारे में लिखेगा, अपने जो भी क्रियाकलाप है उसके बारे में लिखेगा, तो उससे आपको रिपोर्ट मिलेगा। तो सेल्फ रिपोर्ट में ये सब हेल्प करता है, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन, वो सब चीज उसमें क्या करता है, आत्म प्रतिवेदन करता है। तो देखिए प्रश्न अगर आपसे पूछा भी गया है, बड़ा VVI मैंने लिखा भी यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो एक तो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा बाय द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी करके, सेल्फ रिपोर्ट के तहत, और आपका ऑब्जर्वेशन के तहत, प्रेडिक्शन के तहत। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, लेकिन हाँ मेरा नोट्स तभी आपको समझ में आएगा जब आप मेरी क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि नोट्स मैंने इस तरह से तैयार किए हैं ताकि मुझे क्लास में पढ़ाने में सहूलियत हो। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो मैंने छोड़े भी हैं, जो कि मैं यहाँ पर भड़बली बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सर के नोट से सारा चीज कर लूँ, तो ये नॉट पॉसिबल, मैं फिर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्लासेस देखना ही पड़ेगा, देन आफ्टर आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अब बुद्धि के बारे में हम लोग बात कर ले, इंटेलिजेंस के बारे में। बहुत देर से हम लोग बुद्धि के बारे में, तो हम लोगों ने जनरल सा टर्म्स बुद्धि के बारे में भी पढ़ लिया है कि बुद्धि मतलब होता है कि अपने परिवेश को समझना, चुनौतियों का सामना करना, और जितने भी उपलब्ध संसाधन है उसको प्रभावी ढंग से यूज करके अपने जीवन को सही तरीके से चलाना, यही कहलाता है बुद्धि। पढ़े ना जी। लेकिन यहां पर विभिन्न जो आपके अनेक जो मनोवैज्ञानिक हैं, अनेक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा बुद्धि को डिफाइन किया गया। और आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है कि बताइए अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को किस प्रकार से डिफाइन किया है, स्पीयरमैन ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, तो सब लोगों के द्वारा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, वेस्लर के अनुसार। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछाते हैं। हालांकि अगर मैं बुद्धि की बात करूं मेरे दोस्त, तो बुद्धि पे सबसे पहले अगर कोई मनोवैज्ञानिक है जिसने कार्य किया, तो वो अल्फ्रेड बीने साहब का नाम आता है। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक जिसने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य किया, उसमें किसका नाम आता है, अल्फ्रेड बीने साहब का। और अल्फ्रेड बीने साहब ने अपने शोध के द्वारा बुद्धि को परिभाषित भी किया। देखिए अल्फ्रेड बीने साहब ने, उन्होंने बुद्धि को बताया कि बुद्धि के विषय पर, देखिए शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता और के रूप में परिभाषित किया। मतलब अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, मतलब कोई भी निर्णय अच्छे तरीके से सोच समझ कर लिया जाए। अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता, मतलब जज अच्छे से करें, आप तर्क अच्छे से दें, ये बात यहाँ पे कही जाती है। ये अल्फ्रेड बीने साहब का डिफिनीशन है। तो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये बताइए बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था। तो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक का नाम, पहले मनोवैज्ञानिक का नाम अल्फ्रेड बीने साहब। क्लियर कंसेप्ट। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को किस प्रकार से डिफाइन किया है, तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को बताया अच्छा निर्णय लेने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में इसको परिभाषित किया है। अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, और देखिए निर्णय लेने की योग्यता और तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया अल्फ्रेड बीने साहब द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, VVI रखिएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, समझिए। दूसरा है वेस्लर के अनुसार। देखिए वेस्लर साहब ने भी बुद्धि को डिफाइन किया, तो इन्होंने थोड़ा सा वातावरण को अपना क्या किया, इसमें अहमियत दिया। इन्होंने बोला, देखिए अल्फ्रेड बीने साहब ने वातावरण को कुछ नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि बुद्धि जो है अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता और अच्छा निर्णय लेने की योग्यता है। लेकिन वेस्लर साहब ने इसमें थोड़ा सा पर्यावरण को भी बताया कि किस प्रकार से पर्यावरण से निपटने की जो कैपेसिटी है, मतलब कह सकते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा इलोबरेट करके बताया गया। तो चलिए देखिए वेस्लर ने किस प्रकार से बुद्धि को डिफाइन किया मेरे दोस्त, आप यहां देखिए। तो वेस्लर बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सविवेक स का मतलब होता है अच्छा, विवेक मतलब बुद्धि से, अच्छे बुद्धि से चिंतन करे, सो उद्देश्य से व्यवहार करे, मतलब बिना कोई कंडीशन का अगर आप किसी के साथ बिहेव करते हैं तो गलत है बात। सो उद्देश्य, कोई उद्देश्य हो तब आप उसके साथ सो उद्देश्य व्यवहार कीजिए। दूसरा है अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ हो। यानी कि देखिए वेस्लर ने किस प्रकार से बुद्धि को डिफाइन किया कि उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो सविवेक चिंतन करने से है, सो उद्देश्य व्यवहार करने से है और अपने वातावरण से प्रभावी रूप से निपटने में जो समर्थ होता है उसी को हम लोग बुद्धिमान या बुद्धि कहते हैं।
क्लियर है कंसेप्ट। तो बुद्धि का मतलब देखिए अल्फ्रेड बीने साहब के द्वारा क्लियर हो गया, वेस्लर के साहब द्वारा आपका याद हो गया होगा। तो याद रखिएगा दोस्त, इतना आराम से पढ़ा रहे हैं ना कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए, सपने में भी अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्धि के विषय पर सबसे पहले शोधकार किसने किया, तो अल्फ्रेड बीने साहब ने। अल्फ्रेड बीने साहब ने बुद्धि को किस प्रकार से डिफाइन किया, तो उन्होंने बताया था कि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता। वेस्लर साहब ने, तो वेस्लर साहब ने बताया कि स्व उद्देश्य व्यवहार करना, फिर उसके बाद सविवेक चिंतन करना और पर्यावरण से प्रभावी तरीके से निपटना। दूसरा है कि और भी अन्य मनोवैज्ञानिक थे जिसमें इंपॉर्टेंट आपका आता है गार्डनर और स्टर्नबर्ग साहब का। याद रखिएगा, गार्डनर और स्टर्नबर्ग साहब ना, इन्होंने यह सुझाव दिया है कि बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उनमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। कहने का मतलब कि वो अपनी क्रिएटिविटी से, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ये देखिए ये लोग क्या बोले, ये लोग बोले कि जो सविवेक चिंतन कर ले, जो अपने पर्यावरण के अनुसार सविवेक चिंतन कर ले, पर्यावरण के अनुसार ढल जाए, पर्यावरण के अनुसार निपट जाए, अपने सामर्थ्य प्रभाव से निपट जाए, उसी को कहा गया बुद्धि। लेकिन यहां पर जो गार्डनर और स्टर्नबर्ग साहब का सुझाव था कि देखिए वो तो है ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो पर्यावरण से अनुकूलन करता ही करता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सक्रियता, परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। मतलब अपने क्रिएटिविटी से उसमें क्या करता है, चेंजेस भी लाता है, बदलाव भी लाता है। ये कहा गया किनके द्वारा, गार्डनर और स्टर्नबर्ग के द्वारा। तो देखिए ये बुद्धि के जनरली जो डिफिनीशन थे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए दे दिया कि बुद्धि के विषय में आप लिखे वो भी 5 नंबर का, तो सबसे पहले बुद्धि को डिफाइन करना है, बुद्धि के शोध कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में लिखना है, बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को बताना है। बुद्धि के मापन के कौन कौन से तरीके हैं जो कि आपको इधर मैंने बताया, इन सब चीजों को लिखना है जिससे कि आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर कंसेप्ट। आगे देखिए, अब यहां पर हम लोग बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये फेमस सा प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ये बड़ा फेमस है, VVI है, और एक नहीं 2-3 बार पूछा जा चुका है। देखिए ये प्रश्न को 2-3 बार रिपीट किया जा चुका है, VVI में रखिएगा। देखिए पूछा गया था कि बुद्धिमान व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं को बताइए। तो देखिए बुद्धिमान व्यक्ति की क्या कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में आपको बतलाना है। ठीक है, सर्दी से परेशान है जी। तो बुद्धिमान व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है भाई, तो अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। मतलब अपनी भावनाओं के बारे में जानना और अपने संवेगों, इमोशंस को जानना और उसके प्रति संवेदनशील हो जाना। अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता के शक्तिशील प्रभाव को समझना। ठीक है, ये बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अब ऐसा नहीं कि कोई लड़की देखे सुंदर है, मन किया लव यू बोलने का, तुरंत जाके उसको आई लव यू बोल दिए, नहीं, गलत है। समझिए पहले आपका इमोशंस कर रहा है, लेकिन उसके तीव्रता को तो समझिए, उसके प्रभाव को तो समझिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, तब आप बुद्धिमान है, तब आप बुद्धिमान है। वो तो लफुआ हो जाएगा, वो तो बुद्धिमान नहीं होगा, छोट बुद्धि वाला होगा, है कि नहीं जी। चलिए, अपने संवेग और उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरे से व्यवहार करते समय, अपने संवेग और उनके अभिव्यक्तियों को दूसरे से व्यवहार करते समय नियंत्रित करना, ताकि शांति और सामंजस्य की प्राप्ति हो सके। जब आप दूसरों से बातचीत कर रहे हैं तो अपने जो अब संवेग है उसको क्या करना, कंट्रोल करके रखना। अभी नहीं कि कोई थोड़ा सा बात बोल दिया तुरंत गुस्सा हो गए। मान लीजिए कि गाड़ी में तेल खत्म है, कोई बोल दिया कि अरे इसका औकात नहीं है तेल डलवाने का, तुरंत आप गुस्सा हो गए। अरे बोल दिया। आप अपने संवेगों को क्या रखें, कंट्रोल करके रखें, है कि नहीं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में देना होगा। तो बुद्धिमान व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं हैं, ये एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने सटीक यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए अति इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लें। देखिए यहाँ पर कुछ बुद्धि के सिद्धांत भी है। जनरली चैप्टर का नाम ही है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, और गुण का मतलब बुद्धि होता है, और बुद्धि में हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़े। सबसे पहले तो मैंने बुद्धि का डेफिनेशन आपको पढ़ा दिया, देन आफ्टर अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले कुछ वर्ड है जो कि आपको समझना होगा, कुछ उपागम है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न एक बनता है कि मनोमितिक उपागम क्या है। तो देखिए मनोमितिक उपागम में बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। देखिए यहाँ पे समझिए, मनोमितिक उपागम में बुद्धि जो है ना वो अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। मतलब बुद्धि क्या है, अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक मिश्रण है, एक क्या है, मिक्सअप है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं की एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है। किस प्रकार से व्यक्ति कैसे क्या कर रहा है, निष्पादन कर रहा है। ठीक है,
कैसे निष्पादन कर रहा है, इसी को हम लोग मनोवृत्तिक उपागम के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसको आप कहते हैं सूचना प्रक्रमण उपागम। इसमें क्या होता है कि बौद्धिक तर्कना और इसकी समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। जो भी बौद्धिक तर्कना होती है, बौद्धिक तर्कना मतलब समझ रहे हैं, बुद्धि से रिलेटेड जो भी तर्क आपने दिया, जो आपने अपने दिमाग से तर्क दिया, उसी की समस्या को समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत में, अब आप जनरली सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स में आ रहे हैं, तो यहां पर देखिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये सब सिद्धांत दिया गया। और यहां से आपके सवाल जो है मेरे दोस्त बढ़ बढ़ के बन जाते हैं, पूरा बढ़ बढ़ के, मजाक नहीं लेना है, पूरा बढ़ बढ़ के बनता है। देखिए ना जरा, आप देखिए, इसके बाद बनाइए सेट, तब आपको समझ में आएगा। और जब जैसे ही चैप्टर पढ़ा देना तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगा जिसमें इस चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, जाकर क्या कीजिएगा उस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब पढ़िएगा, एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। अभी चैप्टर पढ़िए, देन आफ्टर आप जाकर कोई भी आपके पास बुक होगा उसमें चैप्टर्स का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भरा पड़ा होगा। ऐसे मैं भी कराऊंगा, 50-60 ऑब्जेक्टिव तो इस चैप्टर से बन ही जाते हैं। हर साल इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं, सब्जेक्टिव भी आता है तो बन ही जाता है। तो सारा प्रश्न मैं भी कराऊंगा, बट आप खुद से भी जाकर एक बार बुक को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो रियल सा कॉन्फिडेंस है वो। देखिए बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, चूंकि हम लोग बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसी में एक कारक सिद्धांत आया है। तो एक कारक सिद्धांत देखिए सबसे पहले बुद्धि पर शोध कार्य किसने किया, अल्फ्रेड बीने ने। तो एक कारक सिद्धांत भी किसने दिया, अल्फ्रेड बीने ने। कहानी क्लियर। सबसे पहले बुद्धि के विषय पर शोध कार्य किसने किया, अल्फ्रेड बीने ने। तो एक कारक सिद्धांत भी किसने दिया, अल्फ्रेड बीने ने। तो याद रखिएगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो देखिए नाम सुनिएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। और ये जो था ये सांख्यिकी विधि पर, मतलब स्टैटिक्स विधि पे आधारित था। इसके तहत क्या था, एक जी फैक्टर था और एक एस फैक्टर था। देखिए द्विकारक सिद्धांत मतलब दो कारक कौन कौन से, एक आपके सा कारक और एक आपके वी कारक। सा कारक में देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं जी फैक्टर, ये नहीं कि सा कारक मतलब एस फैक्टर। अरे जी मतलब जनरल होता है, जी मतलब जनरल फैक्टर, एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक मतलब कोई खास फैक्टर। स्पेसिफिक नहीं कहते हैं, स्पेसिफिक हो क्या यार, एकदम खास हो क्या भाई। तो उसी तरह से तो देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में। आप इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, ऐसे लिख कर, एक ऐसे लिख लीजिएगा, एक कारक ऐसे लिखकर तो जल्दी याद होगा, एक कारक तो इधर लिख लीजिएगा अल्फ्रेड बीने, द्विकारक चार्ल्स स्पीयरमैन, बगल में 1927 लिख लीजिएगा। तो द्विकारक सिद्धांत दिया किसने, जी फैक्टर जो है, द्विकारक सिद्धांत दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने। और ये सांख्यिकी विधि पर आधारित है। इसमें दो कारक आपके कौन कौन से, एक सा कारक है और एक आपका वी कारक है। सा कारक मतलब इसको जी फॉर क्या हो गया, जी फॉर मैंने बताया आपको, जी फॉर जनरल। जनरल मतलब आम हो गया। तो देखिए कहता है कि सा कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक संक्रियाएं होती है जो प्राथमिक हैं और जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर होता है। व्यक्ति में दो तरह के कारक हैं, कौन कौन, किनके द्वारा, चार्ल्स स्पीयरमैन साहब ने कहा कि कोई भी व्यक्ति है उसमें दो तरह के कारक हैं। कौन कौन कारक भाई, एक सा कारक है और एक आपका वी कारक है। तो कहा गया कि सा कारक जो है ना वो मतलब सब कार्य, मतलब किसी भी कार्य पे उसका निष्पादन होता है। ठीक है, किसी भी कार्य पे निष्पादन होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है जो हर के किसी के भी मैटर में क्या बनता है, अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है, जाके मैटर सुलझाने लगेगा। नहीं सुलझेगा तो ये उसमें जाके बक बोलना शुरू कर देगा, है कि नहीं, बिना मतलब का बोलना शुरू कर देगा। तो हम लोग नहीं कहते हैं एकदम पूरा लगता है जनरल पूरा दुनिया का यही ठिका लिए हुए है। तो उसी को सा कारक कहा गया, मतलब इसका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। मतलब वैसी मानसिक संक्रिया है जिसका प्रभाव जो है सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़े, उसको कहते हैं सा कारक। और बात कर ले वी कारक, मतलब स्पेसिफिक का मतलब ही होता है मेरे दोस्त कि कोई खास कारक। स्पेसिफिक का मतलब ही होता है कोई खास कारक। क्लियर। तो देखिए सा कारक के साथ जो विशिष्ट योग्यताएं होती है उन्हीं विशिष्ट योग्यताओं को वी कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले आप, तो देखिए यहां पर मैं ही बता देता हूं आपको। जैसे कोई है आपका, कोई व्यक्ति है जो कि दौड़ने में तेज है,
तो उसमें क्या है, तो वी कारक है ना जी, दौड़ने की गति। उसमें कोई गायक है, अति श्रेष्ठ गायक है, उच्च गायक है, अच्छे तरीके से गा रहा है, तो उसमें वी कारक, गाने की वी कारक उसमें ज्यादा है। कोई स्पेसिफिक क्या है, उसमें फैक्टर अच्छे हैं। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही थी, समझ में आया, अंडरस्टूड आप लोग। आगे देख लीजिए, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। देखिए, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो मेंटल एबिलिटीज जो है, उसकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की जो थ्योरी दी गई थी, वो नाम याद रखिएगा, लुईस थ्रस्टन साहब द्वारा। किनके द्वारा? लुईस थ्रस्टन साहब द्वारा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का जो सिद्धांत है दिया गया था। स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थ्रस्टन साहब आए और इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और इसमें इन्होंने कहा कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है। कितनी? देखिए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, तो प्राइमरी विद्यालय कैमे क्लास तक? 5वें क्लास तक, इसमें 2 जोड़िए तो 7, इतना ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज प्राथमिक क्लास, 5वां क्लास तक आ जाता है, प्राथमिक विद्यालय का जाता है ना, उसमें 2 जोड़ दीजिए 7, ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती है। नाम सबका है, देख लीजिए, वाचिक बोध है। वाचिक बोध का मतलब ही होता है शब्दों के मतलब समझना, विचारों का अर्थ को समझना। संख्यात्मक योग्यताएं हैं, संख्यात्मक योग्यताएं मतलब संख्याओं का आकलन करना। देशिक संबंध हो गया, मतलब स्पैचियल है आपका। प्रत्यक्षिक गति है, और यहाँ पर और देखिए शब्द प्रवाह आपका हो गया, स्मृति हो गई, और भी आपके हैं आगमनात्मक तर्कना हो गया। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके 7 जो है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। जनरली इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कितने हैं? 7 है। और किसने दिया? तो लुईस थ्रस्टन साहब ने दिया। क्लियर? इतना आप लोग याद रखिएगा। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दिया? तो लुईस थ्रस्टन साहब ने दिया। कितनी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? तो 7 है। अगला सवाल देखिएगा, बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल। अब कहता है हायरार्चिकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये दिया गया था, ये किसने दिया था? याद रखिएगा, शायद नहीं लिखे हैं, आर्थर जेनसन साहब द्वारा दिया गया था। ठीक है, आर्थर जेनसन साहब द्वारा ये दिया गया था। क्या जी? ये था आर्थर जेनसन साहब द्वारा दिया गया था। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना जी। आर्थर जेनसन साहब द्वारा ये दिया गया था। क्या? तो प्राइमरी ये हायरार्चिकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार योग्यताएं 2 स्तर पर कार्य करती है, प्रथम स्तर और एक आपका द्वितीय स्तर। 2 स्तर आप देखिए। प्रथम स्तर में क्या होता है, जैसे देखिए पदानुक्रमिक मॉडल है तो आप समझ जाइए। प्रथम स्तर में उसको क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज आपको नहीं याद हो रहा है, मैं नहीं कहता हूं, कभी कभी कहते हैं कि इसको रट लीजिएगा, तो उसको प्रथम स्तर में रखा गया। और दूसरा स्तर में होता है कि दूसरा स्तर में आपको कहा जाता है कि जिसमें लोगों के पास उच्च स्तरीय कौशल हो, एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करते हैं। जैसे अभी गायक का मैंने बताया, वही जस्ट एग्जांपल इसमें भी आ जाएगा। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल क्या है? इस मॉडल के अनुसार योग्यताएं 2 स्तर कार्य करती है। प्रथम स्तर पर साहचर्यात्मक अधिगम का होता है, जिसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होता है, जितना याद कीजिएगा उतने होगा। और दूसरा जो आपका होता है, इसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करते हैं। अब कोई धावक है, कोई दौड़ने में तेज है, तो वो केवल दौड़ने में तेज नहीं है, चूंकि उसका हेल्थ भी सही हो रहा है, स्वास्थ्य भी सही हो रहा है, और भी अन्य चीजों में क्या हो रहा है, उसका बहुत सारा मतलब क्या हो रहा है, फायदे हो रहे हैं। कोई रट कर याद कर रहा है, तो रट कर याद कर रहा है तो केवल जितना वो इनपुट कर रहा है उतना, जितना उसको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, उतना ही उसको मिलेगा। तो वो आ गया आपका प्रथम स्तर में, ये द्वितीय स्तर में। हाँ देखिए यहाँ पे है ये, आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा। फिर है बुद्धि संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो इसको इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। और बुद्धि संरचना मॉड्यूल में बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया गया। कौन? तो पहला ऑपरेशन, जिसको आप संक्रिय कहते हैं, दूसरा विषय वस्तु कंटेंट्स, और प्रोडक्ट्स। ठीक है, 3 यहाँ पर। तो संक्रियाओं से क्या तात्पर्य है जी? ऑपरेशन। तो इसका तात्पर्य बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से होती है। जो भी क्रिया आप बुद्धि द्वारा करते हैं, इंटेलेक्ट मॉडल में यही किया कहा गया कि जो भी क्रिया आप बुद्धि द्वारा करते हैं उसको संक्रिय के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप देखिए,
जैसे हो गया स्मृति अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारणा, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन, नहीं अपसारी उत्पादन नहीं समझे, अरे अपसारी नहीं पढ़े, अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण नहीं पढ़े थे। अपसारी में क्या होता है, कन्वर्जेंट। अब देखिए अपसारी मतलब कन्वर्जेंट, अभिसारी मतलब डाइवर्जेंट, मतलब कन्वर्ज किया, डाइवर्ज किया। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, सब छोटे छोटे टर्म्स है, समझिएगा, सब समझ में आएगा। मूल्यांकन की क्रियाएं होती है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे उत्पाद, तो उत्पाद का क्या मतलब होता है, तो जिसमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रक्रमण करता है, अभी नहीं पढ़ाए थे इंफॉर्मेशन अप्रोच वाला, वही। अब देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये जो दिया गया था, ये हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। यही सब एग्जाम में पूछता है, बताइए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इंटेलेक्ट मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं, यही कहा गया बहुबुद्धि में, कि प्रत्येक बुद्धि जो होता है एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, 8। तो पहला हो गया भाषागत। अब 8 के बारे में पढ़ना है दोस्त, 8 के बारे में पढ़ना है, और 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना है, कंसेप्ट समझना है। पहला भाषागत हो गया, लिंग्विस्टिक। तो समझ जाइए कि जब व्यक्ति अपने बुद्धि का जो है, वो बुद्धि का जो है मतलब क्या कर सकते हैं, बुद्धि का मतलब दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, किस माध्यम से, भाषा के माध्यम से, उसी को कहा गया भाषागत। देखिए भाषागत बुद्धि अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता। भाषा का उपयोग करके जब अपनी विचारों को या दूसरे के विचारों को क्या करते हैं, आप समझते हैं, तो उसी को कहा गया भाषागत बुद्धि। क्लियर। अगला देखिएगा देशिक बुद्धि। तो ये स्पेशियल अभी बता ही रहे थे। तो देशिक बुद्धि मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करना तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता से है। मतलब जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाए, दिमागी मेंटल एबिलिटीज। संगीत, देखिए संगीतीय की योग्यता, म्यूजिकल, तो वही म्यूजिक वाला हो गया। इसमें देखिए म्यूजिक के प्रति जो भी हो गया, जैसे गायक जो होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। शारीरिक गति संवेदी, वही हो गया, देखिए शरीर का प्रदर्शन करना, शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक अंग का लोचपेशीय कौशल योग्यता, जैसे कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई कबड्डी खेलने वाला है, कोई आपका कुश्ती लड़ने वाला है, तो उन सब की बातें की जा रही है। इस सब से भी उनके बुद्धि का हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। शारीरिक गति संवेदी योग्यता में देखिए जैसे धावक हो गया, नर्तकी हो गए, अभिनेता हो गए, खिलाड़ी हो गए, जिम्नास्टो हो गए, यही सब बातें। अंतर्वैयक्तिक, और यहां पर कहा गया है अंतर्वैयक्तिक, मतलब देखिए अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है इंटरपर्सनल। मतलब क्या होता है, इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रेरणाओं या उद्देश्यों का समझता है, दूसरे व्यक्तियों का, ठीक है, दूसरे व्यक्तियों के इमोशंस को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी व्यवहारों को समझना और उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करना, ठीक है, इसको कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में पाए जाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जो परामर्शदाता होते हैं, जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, ये सब क्या करते हैं, दूसरे के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, उनके अभिप्रेरणाओं या उनके उद्देश्यों, उनके व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करते हैं। ये हो गया, मतलब दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना कहा गया अंतर्वैयक्तिक। लेकिन अपने साथ जब मधुर संबंध स्थापित कीजिएगा उसको कहा गया अंतर्वैयक्ति, इंट्रापर्सनल। देखिए कहा गया ना इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब हो गया कि अपने साथ, देखिए क्या होता है, इस योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरी का ज्ञान और उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने का ऐसा कौशल सम्मिलित होता है जिससे वो अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करे। मतलब अपनी शक्तियों का जब उसके बारे में पता लगा, तो अंतर्वैयक्ति, ठीक है। और प्रकृतिवादी मतलब वही समझ रहे हैं जो नेचर से संबंधित है, जैसे कि मान लीजिए एक शिकारी है, ये सब, तो उसको ज्यादा नेचर की समझ होगा, उसको ज्यादा प्रकृति की समझ होगा, जो जंगल में रह रहा है। तो वही बात कहा जाता है, इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अभिज्ञता से है। शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञान, पक्षी विज्ञान, ये सब जो होते हैं वो प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मात्रा में रखते हैं। तो प्रकृतिवादी बुद्धि उन सब
सबके पास होगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उनके पास होगा जो अपने बारे में, अंतर्वैयक्तिक जो दूसरों से संबंध स्थापित करते हैं, अच्छे समझ। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि जो धावक हो गए, नर्तकी हो गए, उनसे हमें पता चलेगा। फिर सांगीतिक योग्यता जो संगीतकार हो गए, उन सब लोगों से। देशिक बुद्धि जिनके पास मेंटल एबिलिटीज है। और भाषागत मतलब भाषा के द्वारा क्या करना है, एक दूसरे की बुद्धियों का क्या करना, समझ रखना, ये आपका हो गया। और फिर आपने पढ़ा बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत आपको पढ़ना है। तो बुद्धि का त्रिचापीय जो सिद्धांत है ये जो प्रस्तुत किया गया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब द्वारा 1985 में। तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत जो है दोस्तों ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा, और बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत क्या है ये भी आप समझ लीजिए। तो बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है, उन्हें परिवर्तित करता है, कुछ चयन करके उनको क्या करता है, परिवर्तित करता है, अपने तथा अपने समाज के संस्कृति के उद्देश्यों का पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित भी करता है। ये होता है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत में आपको तीनों सिद्धांत देखिए, जान लीजिए कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। एक आपका घटकीय बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। घटकीय बुद्धि वही बुद्धि होता है समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना, घटकीय बुद्धि हो गया। और अनुभाविक बुद्धि जिसको आप एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसका मतलब हो गया कि वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का अनुभव, अनुभाविक बुद्धि कहा जा रहा है ना। अनुभाविक बुद्धि मतलब उसके पास पहले से अनुभव है, पूर्व अनुभव के द्वारा क्या करे, समस्याओं को सुलझाने पर बल दे, उसी को हम लोग कहते हैं अनुभाविक बुद्धि। ठीक है, उसके बाद अनुभव नहीं करते हैं कि कितना भी बड़ा हो जाइए, लेकिन जिसके पास अनुभव है उसकी तुलना आप खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास अनुभव है भाई। अनुभव से क्या कर सकता है, वो अपने प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। सांदर्भिक बुद्धि मतलब कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इसे आप व्यवहारिक बुद्धि या व्यवसायिक समझ भी कह सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट, सिंपल सा टर्म्स है, इसमें कोई बातें नहीं है। तो सांदर्भिक बुद्धि क्या होता है, अनुभाविक, सब देखिए वर्ड में आंसर छुपा हुआ है। अनुभाविक तो अनुभव द्वारा बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि जो कंटेक्सुअल होता है, दूसरा आपका घटकीय बुद्धि कॉन्सेंचुअल वाला हो गया, तीसरा आप यहाँ पर बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। तो देखिए यहाँ तक मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपका आता है कि घटकीय बुद्धि के तीन घटक कौन कौन से हैं। ठीक है मेरे दोस्त, एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घटकीय बुद्धि आपने पढ़ा, तो घटकीय बुद्धि के यहाँ पर घटकीय बुद्धि है, इसके तीन आपके अप्रोच पूछे जा रहे हैं। घटकीय बुद्धि के तीन घटक कौन कौन से हैं। तो पहला घटक ज्ञानार्जन से संबंधित होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है तथा विभिन्न कार्यों की करने की विधि का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा घटक में अधिक या एक उच्च स्तरीय घटक होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति योजनाएं बनाता है। और तीसरा में क्या होता है कि इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी कार्य का वास्तव में निष्पादन करता है। घटकीय बुद्धि में ये आते हैं कौन कौन। पहले तो क्या करता है, पहले वो कार्य करने की विधि को बनाता है। जब विधि बना लेता है तो फिर योजना बनाता है, और योजना बनाने के बाद उस कार्य का क्या करता है, निष्पादन करता है। ये घटकीय बुद्धि के तीन घटक आपके हैं। देखिए तो आज के क्लास में बेसिकली मुझे लग रहा है कि 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, लगभग 55 से 56 मिनट की क्लासेस हो चुकी है। तो मुझे बहुत सारे वर्ड्स आपको इसमें याद करने, बहुत सारे टर्म्स याद करने होंगे, तो इसलिए मैं आपको आज के क्लास में इतना ही रहने देता हूं। अगले क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के क्लास को बेहतरीन तरीके से एक बार थोड़ा और मैं आपको समझा दूं, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। जितना भी आपने पढ़ा वो सब आप समझ जाए। जैसे देखिए ये आपने पढ़ा बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया, ये सब याद रखिएगा। जैसे त्रिचापीय सिद्धांत जो देने वाले आपके अभी मैंने बताया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब का नाम बताया। फिर देखिए इसको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई। फिर मैंने बताया कि ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल जो है वो आर्थर जेनसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी लुईस थर्स्टन के द्वारा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। फिर बुद्धि के बारे में बताया, व्यक्तियों के मापन के बारे में बताया, किस प्रकार से आप मापन कर सकते हैं, लोगों के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक गुणों पे सबसे पहले शोध कार्य किसने किया, ये सब बातें हम लोगों ने किया।
दोस्तों मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, साइकोलॉजी चूंकि है वर्ड्स तो आपको भारी और बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोग का आ रहा था कि सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल मतलब आपके एग्जामिनेशन से बहुत पहले आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा भाई। 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर, मतलब ज़्यादा दिन तो लगेगा नहीं, आप बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझ आएंगे। बस जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ पढ़ाते जाइए। और हाँ, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, मुझे भी एनर्जी मिले और मैं आपको पढ़ाते रहूँ। क्लियर? तो आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा, तो एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर मेरे लिए छोड़िएगा ही छोड़िएगा। और मिलेंगे हम लोग फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए छोड़ा, मैं चाहूं तो आज पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दूं, लेकिन अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो बड़ा लाजवाब है और उससे एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। ठीक है, पास मॉडल है, उसके बाद आपका बुद्धि का जो है मापन किया जाता है, किस प्रकार से रैंकिंग किया जाता है, ये सब है। फिर भारत के कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। तो दोस्तों तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने मित्र बंधु भाई सगा के साथ जबरदस्त से शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। साथियों बताइए कैसा लगा आज का क्लास। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।